सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। और आप लोग जुड़े हैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को तेज़ी से क्या करें, शेयर करें, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, जिससे हम जो है क्लास अपना स्टार्ट कर सकें। तो आज हमारा जो क्लास होगा, मैं इसमें अच्छी तरह से बता दे रहा हूं, बात करने वाला हूं शून्य से शिखर तक। शून्य से शिखर तक हमारा आज का क्लास, मतलब आप समझ सकते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति स्टार्ट में कभी भी कोई भी चीज़ जब स्टार्ट करता है तो उसका अपना स्टार्टअप पाने में वक्त लगता है, कठिन होता है। और जब स्टार्टअप उसे मिल जाता है तो फिर चलने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जिस प्रकार से जब आप साइकिल स्टार्ट करते हो या गाड़ी स्टार्ट करते हो या कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हो, तो पहली बार जब वो स्टार्टअप होता है और जब अपनी स्पीड को लेना प्रारंभ करता है तो एक्सीलरेटर जो होती है उसको तेज़ करनी पड़ती है। फिर वो जब वो अपना स्टार्टअप ले लेता है तो फिर वहाँ पर उसकी एक्सीलरेटर एक नॉर्मल पॉइंट पे चलती रहती है और फिर उसमें कोई परिवर्तन, कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। इस प्रकार से जीवन में जब आप स्टार्टअप किसी चीज़ को लेते हैं थोड़ी कठिनाई सहनी पड़ती है, लेकिन एक बार आप स्टार्टअप ले लिए तो फिर जीवन पूरा क्या है, आनंद ही आनंद रहता है। सभी से जुड़े हुए हैं तो अभी फिलहाल और लोग जुड़ने का प्रयास करें, वीडियो को शेयर करें। चलिए आते हैं और बात कर लेते हैं वैद्युत क्षेत्र और आप जो है वैद्युत आवेश को लेकर के। तो आज से आप लोगों का स्टार्ट हुआ है तो अब ये लगातार चलता रहेगा। बीच में जो बोर्ड पेपर हैं उनमें थोड़ा सा उन लोगों को लाइव क्लास लेना है, जिससे कार्ड क्या होगी, थोड़ी बाधा आएगी। फिर जैसे ही उनकी बोर्ड एग्जाम 8 मार्च से समाप्त होता है, फिर उसके बाद में आप लोगों को रेगुलरिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ सभी क्लासें लाइव दी जाएंगी। जो छात्र ऑफलाइन के माध्यम से छूट जाते हैं तो उसमें आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। और एक बार बता दे रहा हूँ, ऑफलाइन बेटर होता है ऑनलाइन की अपेक्षा। याद रखिएगा, मैं आप लोगों को बार बार कहना चाहता हूँ, ऑफलाइन जीवन का सबसे क्या बेटर पढ़ाई होती है और ऑनलाइन उतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन ये है कि अगर आप ऑनलाइन उसी से पढ़ते हैं, इससे ऑफलाइन पढ़ते हैं तो सोने पे सुहागा होता है। इसलिए अगर जीवन को अच्छा बनाना है तो आप निश्चित है दोनों को आप लेकर चलें, जिससे क्या है आप इससे रिवीजन करें और ऑफलाइन आकर के आप पूरी तरह अपनी संप्रेषण, अपनी बातों से, अपनी भावनाओं से जो भी आपकी दिक्कतें हो रही है उसके द्वारा आपको जो है सारी समस्याएं दूर की जाएंगी। तो आते हैं और चलते हैं और बात कर लेते हैं आज हम विद्युत आवेश को लेकर के। ठीक है, विद्युत आवेश की बात करें तो देखिए कुछ इस प्रकार से आप लोगों को दिखाई दे रहा है, थंबनेल दिखाई दे रहा है ना, पीछे लगा हुआ है और जस्ट आपके सामने मैं हूं। और अगर कोई समस्या तो हो रही है क्या? आवाज सबको सुनाई दे रहा ना? एक बार बताएं, आवाज सबको सुनाई दे रहा ना? चलिए आइए, चलिए। तो आवेश में अगर देखा जाए तो हम चर्चा करेंगे। पहले हमारा जो सिलेबस है भौतिकी को लेकर चर्चा करते हैं, क्योंकि भौतिकी क्या है उनको थोड़ा देख लेते हैं। हम भौतिकी की बात करें तो भौतिकी, ठीक है, थोड़ी चर्चा करेंगे भौतिकी क्या है। भौतिकी की बात करें हम तो भौतिकी जो होती है यह भौ और तिक, ऐसा करते हैं, इसको अगले पेज में लेकर चलते हैं, तो मिनट रुकिएगा, ये आते हैं। हम बात करते हैं B प्लस ज्ञान से मिलकर क्या है, बना हुआ है। ठीक है, V का तात्पर्य क्या होता है? देखिए, V का मतलब हुआ V यानी क्या होता है, विशिष्ट होता है, विशिष्ट होता है। और ज्ञान आप लोग जानते हैं, विशिष्ट को अगर हम देखें तो इसको कह सकते हैं उच्च, कह सकते हैं, ठीक है, उच्चतम कह सकते हैं, उच्चतम कह सकते हैं, श्रेष्ठ कह सकते हैं, श्रेष्ठ कह सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी विषय में, क्योंकि विज्ञान कोई विषय नहीं है, और किसी भी विषय में अगर आपको एक महारत हासिल होता है, क्या होता है, एक महारत हासिल होता है। आइए तो हम बात कर लेते हैं कि विशिष्ट, उच्च या उच्चतम या श्रेष्ठ ज्ञान को लेकर के हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो जो हमारा विशिष्ट है, उच्च है और उच्चतम ज्ञान है, देखो विज्ञान कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई विषय नहीं है जिस सब्जेक्ट में आपको
महारत हासिल हो जाता है, जिस सब्जेक्ट में आपको उच्च नॉलेज प्राप्त हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक रूप से क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है। जब आपको किसी में विशिष्ट, उच्च या उच्चतम या श्रेष्ठतम रूप से क्या है, जानकारी प्राप्त हो जाए, एक महारत हासिल हो जाए, वही क्या होता है, कंप्लीटली आपके लिए एक अच्छा नॉलेज होता है, एक अच्छा ज्ञान कहलाता है। तो इस चीज़ को अगर हम देखें तो ज्ञान मीन्स क्या होता है, नॉलेज, जो कि लोगस से बना हुआ, लोगस मीन्स अध्ययन भी होता है और नॉलेज बना हुआ है। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। विज्ञान का अगर देखें हम तो एक जो इसमें अर्थ आता है वह आता है 3 शब्द के नाम से विज्ञान आपके सामने प्रस्तुत होता है। ठीक है। हमारे सामने एक भाषा होती है, उसका नाम है संस्कृत। और संस्कृत जानते हैं जो है ये हमारी सबसे प्राचीन भाषा है। संस्कृत की बात करें, संस्कृत क्या है, एक सबसे प्राचीन भाषा है। दूसरा अगर हम देखें उर्दू की बात करें, उर्दू मत कहिए, उर्दू के पहले क्या था, फारसी था। उर्दू के पहले क्या था, फारसी था। क्या था, फारसी। और लास्ट का जो है एक है लैटिन। लैटिन जो शब्द है, जिसको हम अगर देखा जाए तो इसका विकास कहाँ हुआ था, यूरोप में हुआ था। फारसी शब्द का जो विकास है ये खाड़ी देशों में हुआ, और संस्कृत का जो शब्द का विकास है ये वैदिक काल से माना जाता है। साथ ही साथ इसका जो निर्माण है भारतवर्ष में ही स्टार्ट माना जाता है। ठीक है। तो ये जो शब्द हैं, इसमें जो संस्कृत है, फारसी है, लैटिन है, जैसे हमारे जीवन में बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं हम खुद बनाते हैं। जैसे हम अवधी बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, या फिर कोई और शब्द का निर्माण करते हैं, तो वो क्या है, वो जो हमारा एक कोई ना कोई ऐसी, जब मानव जाति इस पृथ्वी पर आया होगा तो निश्चित है कोई ना कोई ऐसी लैंग्वेज का यूज किया होगा। वो पहली बार अगर वो यायावार जिंदगी जंगलों में भटकता था तो उसकी कोई ना कोई तो भाषा होगी ना, और उस भाषा के साथ जो है वो चलना प्रारंभ किया। तो एक जो हमारी प्रारंभिक भाषा थी, जो हमारी एक प्रारंभिक जो बोलचाल की भाषा थी, क्या वो हम समझ पाते हैं, क्या हम जान पाते हैं कि वो चीज़ कौन सी भाषा थी, जिसको आज हम लेकर के ये चीज़ हम हमारे घरों में या फिर हमारे शहरों में, हमारे दिमाग में ये तमाम चीज़ें ऐसी बनी हुई हैं कि क्या हमारे लोग कहते हैं ये भाषा सबसे पहले आई, ये भाषा सबसे पहले आई। लैंग्वेज कोई विशेष हमारे जीवन में महत्व मतलब चूंकि रखता तो है, लेकिन केवल क्या है, बोलचाल, एक संप्रेषण के लिए हम लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, अपने अपने तरीके से उसको प्रयोग करते हैं। लेकिन ऐसा होगा कि जब वो मानव जाति इस पृथ्वी पर आया होगा तो उसका निश्चित ही एक कोई ना कोई एक लैंग्वेज रहा होगा, इसको से स्टार्ट लैंग्वेज कहेंगे। कुछ लोगों का मानना है कि संस्कृत है, कुछ लोगों का मानना है अन्य भाषाओं का प्रयोग सबसे पहले हुआ। तो जैसे ही जो अपना अपना मानना है, क्योंकि मानव जाति इस पृथ्वी पे जब आया, जब नॉलेज हुआ था, जब उसके पास एक विकास हुआ, उसका ब्रेन विकसित हुआ, तो कहीं ना कहीं उसे वो पूरी तरह से मिला हुआ हर चीज़ मिला, मतलब उसे एक भाषा का नॉलेज मिला, उसे हर चीज़ बनाया मिला। इसलिए अब उसको हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं कि आखिर में आया कहाँ से। आया हमारे द्वारा ही आया था, हमारे द्वारा ही बना हुआ था। जिस प्रकार से आज पंछी हैं, प्राणी हैं, या फिर कोई जो जगत है, वो क्या करता है, हर एक अपनी अपनी लैंग्वेज होती है, उसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या करता है, वो सबको बुलाता है, पुकारता है, एक दूसरे पंछी को, एक दूसरे पशु पक्षी को। इस प्रकार से वो अपनी बोलचाल भाषा में, ऐसे ही न जाने हमारे की भी कोई भाषा रही होगी जो कि धीरे धीरे क्या है, विकास के क्रम में जब हम आगे बढ़ने लगे तो एक निश्चित क्या है, भाषा का क्या है, निर्माण हो गया, और उसी को लेकर के हम चल रहे हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो संस्कृत में अगर विज्ञान देखा जाए, तो विज्ञान जो है इसको हम संस्कृत में क्या कहते हैं, विज्ञान ही कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अगर फारसी की बात करें तो इसे इल्म कहा जाता है। क्या कहते हैं बताइए, इल्म कहा जाता है। और जबकि लैटिन की अगर बात करें तो लैटिन में से सिंटिया कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ, सिंटिया कहते हैं। और सिंटिया शब्द से ही क्या बना हुआ है, साइंस बना हुआ है। सिंटिया शब्द से क्या बना हुआ है, साइंस बना हुआ है। इल्म जो है फारसी भाषा है, और संस्कृत जो है बताओ क्या है, विज्ञान भाषा है। विज्ञान और इल्म, और अगर हम फारसी तीनों की सिंटिया की बात करें, इसका मतलब होता है क्या, जानना होता है। क्या होता है बताओ, जानना होता है। जानना, याद रखिएगा, क्या होता है, जानना होता है। इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हैं कि जो है, जो यहाँ पर देखा जाए तो जानना क्या है, विज्ञान हो, इल्म हो या सिंटिया हो, इन तीनों जो शब्द हैं, इनके जो अर्थ हैं टोटली जो हैं ये जानने के अर्थ होती है। यानी जानना का मतलब हमारे अंदर क्या होती है, जिज्ञासा होती है। क्या होती है, जिज्ञासा। जिज्ञासा का तात्पर्य क्या है कि हम जब भी कोई चीज़ हमारे सामने प्राकृतिक रूप से कोई भी घटनाएं घटती हैं हमारे जीवन में, तो हम हर एक चीज़ की क्या है, जानकारी रखने का प्रयास करते हैं, उनको जानने का प्रयास करते हैं
कि इसके पीछे रीजन क्या है। देखो एक चीज बता दे रहा हूं, मानव जीवन में ये चीजें हैं। अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हैं, एक साइंस के छात्र हैं अगर, तो निश्चित है आपको ये चीज करना पड़ेगा कि हर चीज के पीछे एक कारण ढूंढना पड़ेगा। जब किसी चीज के पीछे एक निश्चित कारण होगा तभी वो चीजें सत्य मानी जा सकती हैं। साइंस इसी पर ही चलता है। अगर उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे कोई कारण है, तभी वो चीजें सत्य हो सकती हैं, वो तर्कशील हो सकती हैं। अगर उसके पीछे कोई कारण नहीं है तो कभी भी वो सत्य नहीं हो सकती हैं। उसके अंदर निश्चित है कोई ना कोई पाखंड होगा, या कोई ना कोई उसके अंदर क्या है, उसको अपनी तरफ से क्या बनाई गई, जोड़ी गई हूं इसके पीछे। तो कोई भी चीजें अगर हैं तो उसको आप थिंक करना है कि उसके पीछे रीजन क्या है। घटना घटी तो उसके पीछे रीजन क्या है, उस तक पहुंचने का हम प्रयास करते हैं। अगर हम पहुंच गए तो उसकी घटना को जानेंगे, सीधा हम कहेंगे इसमें किसी भी चीज का कोई हाथ नहीं है। लेकिन अगर उस पर हम नहीं पहुंच पाते हैं, उस पर अगर हमारा जो एक नॉलेज है उसका उतना ब्रॉड हमारा विस्तार वहां तक नहीं पहुंच पाता है, तो निश्चित है इसको हम कहते हैं कि यह किसी भी दैवीय घटना का प्रारूप होगा जो हमारे जीवन में घट रहा है, जिसको हम पहुंच नहीं सकते हैं। तो ये कंडीशन हमारे जीवन में होती है। जिज्ञासा को लेकर के हम बात करते हैं। हर एक चीज को जिज्ञासा होती है, और जिज्ञासा जिस व्यक्ति के अंदर है वही एक अच्छा स्टूडेंट बन सकता है। क्योंकि हमको क्या है, जीवन में क्या चाहिए, हमको हर एक चीज में जिज्ञासा बढ़ती है। जैसे अगर हम रेगिस्तान में किसी कोई इंसान चल रहा है और उसको खूब प्यास लगी हो तो अगर उसे हम पैसा दें तो क्या वो उसकी जिज्ञासा कम हो जाएगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसका सीधा केंद्रित बिंदु कहाँ है, उस प्यास पे है। अगर उसे एक बोतल पानी मिल जाए तो सारी क्या उसकी आत्मा तृप्ति हो जाएगी। पहले वो पानी पर ध्यान देगा, फिर सेकंड चीज पर, हर चीज पर ध्यान देना प्रारंभ करेगा। इसलिए एक स्टूडेंट के अंदर जब आप पढ़ाई करते हो तो आपके अंदर एक जिज्ञासा होनी चाहिए। मैं पढ़ रहा हूं तो लाइफ में एक लक्ष्य निश्चित होना चाहिए। अगर आपके अंदर लक्ष्य नहीं है तो एक मानव होने पर भी आप क्या है, एक अर्थहीन है। आपका कोई अर्थ, आपका कोई अस्तित्व इस पृथ्वी पर नहीं है। आप हैं तो, लेकिन उस प्राणी से भी गए गुजरे हैं अगर आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है। इसलिए जब भी आप पढ़ाई करें तो अपने जीवन में एक लक्ष्य बनाएं, और उस लक्ष्य को अपने सामने कहीं भी, जहां पढ़ रहे हैं, स्टडी रूम जो बनाए हुए हैं उसके सामने कहीं ना कहीं उसको लगाएं, उसको रखें, उसको देखें, प्रतिदिन देखें। आपके अंदर ऑटोमेटिक क्या है, मोटिवेशन आ जाएगा। किसी वीडियो को सुनने से मोटिवेशन नहीं आता है, याद रखिएगा। वीडियो को सुनने से क्षणिक आएगा, तो उसके बाद फिर क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए अगर आपको जीवन में हमेशा मोटिवेशन लाना हो, पर डे मोटिवेशन लाना हो, तो आप जहां स्टडी रूम बनाए हुए हैं, जहां बैठ के पढ़ते हैं, उस लक्ष्य को उसके सामने बड़े अक्षर में लिखिए और पर डे उसको देखिए। अरे यार अभी तो मुझे करना है, अभी तो मुझे करना है, अभी तो मुझे करना है, वहां तक पहुंचना है। तो वो लक्ष्य को पाने के लिए आप जैसे ना जाने हजारों लाखों छात्र क्या होंगे उस भीड़ में दौड़ रहे हैं उस लक्ष्य को पाने के लिए। उसमें आप हैं या नहीं हैं, इस चीज को तुलना अपने आप को मुझे करना पड़ेगा। तो जिज्ञासा एक ऐसी चीज होती है जिसमें जानने की जो इच्छा होती है, इससे मनुष्य क्या होता है, शून्य से क्या होता है, शिखर तक पहुंचने का प्रयास करता है और पहुंच भी जाता है। अगर उसे उसकी प्यास लगी है उतना, अगर वो चाहना चाहता है, जैसे पानी अगर आपको प्यास लगी तो कहीं ना कहीं खोजेंगे उसे। इसी प्रकार से जब आपको अपने लक्ष्य की प्यास लगेगी तो निश्चित उस चीज को पाने के लिए आप कहीं ना कहीं खोजना प्रारंभ करेंगे उसे। ठीक है, तो इस चीज को आपको याद रखना है, यहां से ये चीजें होती हैं। आगे चले अगर हम, तो विज्ञान को जो देखा जाए तो विज्ञान जो हमारा है, ये जो शब्द है, इसमें तीन चीजों को ध्यान दिया गया। इसको लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, और इसके बाद में आगे हम बढ़ें तो विज्ञान को जो है टू टाइप में क्या है बांटा गया है। विज्ञान को क्या किया गया है, टू टाइप में बांटा गया है। विज्ञान को हम थोड़ा सा इसको हम परिभाषित कर रहे हैं भी, बस खाली आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसको ध्यान देने के बाद हम तो डायरेक्टली अपने पॉइंट पे चलेंगे हम। ठीक है, थोड़ा सा इस पर हम विचार करेंगे, क्योंकि मेरा मतलब है जब भी आप किसी चीज को पढ़ते हो तो उसको शून्य से शिखर तक पहुंचने का प्रयास करें। तो विज्ञान जो है, हमने इस चीज को कहीं ना कहीं आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में बताया भी है कि इसको टू पार्ट में क्या है डिवाइड किया गया है। हमारे जीवन में विज्ञान की दो महत्ता होती है। देखो विज्ञान क्या है, एक होता है, देखा जाए तो यह एक होता है सत्य विज्ञान होता है। क्या होता है बताइए, सत्य विज्ञान होता है, और एक होता है छद्म विज्ञान होता है। क्या होता है, छद्म विज्ञान होता है। छद्म विज्ञान होता है। ठीक है, छद्म विज्ञान। ठीक, तो छद्म विज्ञान और एक सत्य विज्ञान। सत्य विज्ञान क्या है, सत्य का मतलब क्या होता है, इस जीवन में जो चीज सत्य है विज्ञान उसी को मानता है। विज्ञान उसी को ही मानता है जिसके पीछे एक तर्क है। विज्ञान उसी को सत्य मानता है जिसके पीछे तर्क नहीं है, उसके पीछे कोई भी सत्य नहीं हो सकता है।
ठीक है। अगर यहाँ देखा जाए तो सत्य विज्ञान का मतलब क्या है कि यहाँ पर यह जो विज्ञान होता है यह सिद्धांतों पर आधारित होता है। किस पर होता है? सिद्धांतों पर आधारित होता है, सिद्धांतों पर आधारित होता है, ठीक है, सिद्धांतों पर आधारित होता है। और अगर बताऊं मैं तो यह जो होता है अपरिवर्तनशील होता है, अपरिवर्तनशील का मतलब क्या हुआ? इसमें कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे क्या है, अगर हम बात करें H2O की बात करें तो H2O जो बना हुआ है ये किससे बना हुआ है? ये बना हाइड्रोजन प्लस क्या बना? ऑक्सीजन से बना हुआ है, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस किससे बना हुआ है? ऑक्सीजन से मतलब बना हुआ है। तो अगर हाइड्रोजन हम ऑक्सीजन को कहीं भी पूरे विश्व में कहीं ले जाते हैं, किसी भी देश में जाते हैं, तो उन दोनों के कॉम्प्लेक्स से क्या बनेगा? ओनली और ओनली H2O बनेगा। ये सत्य है और हर जगह सत्य रहेगा, हमेशा रहेगा, आज भी वही है और आने वाले समय भी यही चीज रहेगा, कभी भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम बात करें मानव व्यवहार का अध्ययन करना हो तो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो आप देखेंगे मानव के व्यवहारों में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। तो जो चीजें परिवर्तनशील हैं, जिसमें हर समय हर वक्त क्या है, कुछ ना कुछ क्या होता है? परिवर्तन होता रहता है, वो स्थिर शाश्वत नहीं है। वो चीजें क्या होती हैं? वही छद्म विज्ञान के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो छद्म विज्ञान जो होता है यह असत्य विज्ञान के नाम से भी क्या है? जाना जाता है, या परिवर्तनशील विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर अगर देखें इसको तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह जो होता है यह व्यवहार पर आधारित होता है। क्या होता है? व्यवहार पर क्या होता है? आधारित होता है, व्यवहार पर आधारित होता है, याद रखिएगा, आधारित होता है, व्यवहार पर आधारित होता है। दूसरी बात यह है, यह जो होता है परिवर्तनशील होता है। क्या होता है? परिवर्तनशील होता है, याद रखिएगा इस चीज को, ये परिवर्तनशील है, जबकि आपका जो सत्य विज्ञान है ये परिवर्तनशील नहीं होता है, ठीक है। छद्म विज्ञान के अंतर्गत देखा जाए तो इसमें कई चीजें शामिल होती हैं, जैसे आपका समाज शास्त्र है, और क्या होता बताइए? इसमें जो होता है इतिहास होता है, इतिहास है, इसमें अगर देखा जाए तो आपका अर्थशास्त्र है, ठीक है। ये सभी जो होते हैं, ये टोटल जो होते हैं ये परिवर्तनशील हैं। समाज शास्त्र में हम समाज का अध्ययन करते हैं, हर समाज के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग जो है उसके क्रियाएं हैं, अलग अलग उनका व्यवहार है, उसमें रहने वाले व्यक्तियों का अलग अलग व्यवहार है। तो इस तरह से देखा जाए तो इनमें परिवर्तनशील लगातार रहता है, और परिवर्तनशील होने के कारण ये कभी भी जो है स्थिर नहीं हो सकता। इसीलिए इसे हम क्या माना गया है? इसे छद्म विज्ञान माना गया है। जबकि अगर हम बात करें सिद्धांतों पर आधारित देखा जाए तो ये सिद्धांत है। सिद्धांत कब निकलता है? किसी भी चीज का सिद्धांत कब आता है? आप लोगों से चीज पूछना है कि सिद्धांत कब बनता है? सिद्धांत तभी बनेगा जब उसके पीछे कोई तर्क होगा। किसी भी चीज की परिभाषा तभी बनेगी जब उसके पीछे एक तर्क होगा। बिना भी तर्क हुए, तर्कहीन कोई भी चीज है जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, जिसके पीछे कोई घटना नहीं है, वो कभी भी जो है सही नहीं हो सकता है। इसलिए याद रखिएगा, हमेशा जब भी आपको ये चीज याद होना हो तो जब भी देखेंगे सिद्धांतों पर आधारित कोई भी चीज अगर है, किसी वैज्ञानिक द्वारा सिद्धांत दिया गया है, कोई भी चीज सिद्धांत दिया गया है, तो उसका सीधा कारण होगा कि उसके पीछे कोई ना कोई तर्क होगा, कोई ना कोई क्या होगा? कारण होगा। अगर यहाँ देखें हम तो इसमें दो कारण देखा जाता है, विज्ञान में दो चीजें दिखाई देती हैं। पहला होता है इसमें, एक होता है पदार्थ विज्ञान। क्या होता है बताइए? एक होता है पदार्थ विज्ञान और एक होता है, बताओ, जीव विज्ञान होता है। क्या होता है? जीव विज्ञान होता है। एक होता है जीव विज्ञान होता है। देखो, नॉलेज रखना, हमको बहुत नॉलेज है, ये चीज आप अपने मुख से बार बार कहते होंगे, लेकिन उस नॉलेज का क्या फायदा जो किसी के सामने व्यक्त ना कर पाए। मेरा मानना है ये चीज आपके सिलेबस में नहीं है, बैठे होंगे बोरियत महसूस हो रहा होगा आप लोग, ऐसा नहीं है। देखो, हर चीज में इंटरेस्ट पालना सीखिए। इस मोबाइल के साथ अगर बैठे हैं आप तो कम से कम 1 घंटा बैठेंगे, तो 2 घंटा बैठेंगे, 3 घंटा बैठेंगे, पर डे जब बैठेंगे तो एक आपके अंदर क्या बनेगी? हैबिट बनेगी, एक आदत बनेगी। और जब आदत बनेगी तो उस टाइम निश्चित आप पढ़ना प्रारंभ करेंगे। अभी तो फिलहाल मान लीजिए 1 घंटा पढ़ा रहा हूँ, जिस दिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों आया, 3 घंटा चलेगा लगातार बैच, तो 3 घंटा चलेगा तो लगातार 3 घंटा रिविजन तो करेंगे घर पर बैठ करके। इस चीज को आप क्या करें? ध्यान देंगे। तो यहां अगर देखें पदार्थ विज्ञान, तो पदार्थ विज्ञान में देखा जाए तो 2 विज्ञान मुख्य रूप से आते हैं। उसमें होता है, पहला होता है क्या? भौतिक विज्ञान होता है, और एक होता है क्या? रसायन विज्ञान होता है। क्या होता है? रसायन विज्ञान।
रसायन विज्ञान होता है। अब देखो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इस विज्ञान से कितना दूर है, उस विज्ञान से जो विज्ञान शब्द लेकर के अपने जीवन में हम चलते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं, लेकर के विज्ञान 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 हम लेके चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन वह विज्ञान जो भौतिक विज्ञान है उससे कितनी दूर पर है, कितनी दूरी पर है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान में क्या होता है, एक होता है जंतु विज्ञान कहते हैं इसे, और क्या कहते हैं बताइए, जंतु विज्ञान कहेंगे, और क्या कहेंगे इसे जंतु विज्ञान के साथ साथ एक है वनस्पत विज्ञान होता है। क्या होता है, वनस्पत विज्ञान, वनस्पत विज्ञान के रूप में इसे जाना जाता है। अच्छा, एक चीज और बता दे रहा हूं मैं, जो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान है इसे निर्जीव विज्ञान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निर्जीव विज्ञान कहा जाता है। और जो आपका जीव विज्ञान, सजीव विज्ञान कहा जाता है। निर्जीव विज्ञान क्यों कहा जाता है, क्योंकि भौतिक में जितने भी चीजें पढ़ेंगे तो फिजिक्स का जो शब्द है, फिजिक्स को लेकर के हम जो बात करते हैं वो ऑलरेडी ऊर्जा से संबंधित है। कंप्लीट जो फिजिक्स है वो किससे संबंधित है, ऊर्जा से संबंधित है। और ऊर्जा कहीं ना कहीं क्या है, निर्जीव है, उसमें कोई भी नहीं है। इसमें निर्जीव का मतलब हुआ वो एबायोटिक है, यानी क्या उसमें कहीं भी कोई भी चीजें ऐसी नहीं है कि जहां पर आपको जान या फिर सजीवों की उसमें उपस्थिति आपको दिखाई दे। हालांकि इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं सभी परिवर्तनशील हैं, सब कुछ परिवर्तनशील हैं, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो। भौतिक परिवर्तन सब में होता है, लेकिन क्या है, एक चीज महात्मा बुद्ध ने बोला है कि हमारे जीवन में क्या है, स्लोली स्लोली परिवर्तन होता है। जैसा आपने भी 5:30 बजे अगर आपने बैठने का प्रारंभ किया, स्टार्ट किया पढ़ना, तो अब आधे घंटे आपके शरीर में क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। हम अपने आप को क्या है 15 आधा घंटे, 20 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटे, 2 घंटे लगातार हमारी बॉडी में एक स्लोली क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो हमारे शरीर में परिवर्तन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे शरीर के जितने भी सेल्स हैं, जितने भी पार्ट हैं, सभी क्या गतिशील हैं। और जो चीज गतिशील होता है उसमें परिवर्तन होना निश्चित है, क्योंकि हर गतिशील चीज जो होती है अपने लक्ष्य तक पहुंचने का क्या करती है, प्रयास करती है। और हमारा लक्ष्य क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य जन्म से कहां, मृत्यु तक है। तो हमारा जो लक्ष्य है वो जो हमारे बॉडी का लक्ष्य है, हमारे बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं उसके लक्ष्य जो है, या फिर हमारा जो बॉडी है वो जन्म से कहां तक, मृत्यु तक, ऐसे धीरे धीरे स्लोली क्या गतिमान होगा और एक समय ऐसा आएगा क्या, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखिएगा। हर एक चीजें क्या है, परिवर्तनशील है हमारे जीवन में, और हर एक चीज जो परिवर्तनशील होती हैं वो हमेशा उसमें परिवर्तन होता रहता है, उसमें हमेशा क्या होगा, परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना है। तो यहां आपको ये चीजें, इतनी एक व्यवहारिक रूप था, हमने इसको बताया। आगे बढ़े, और आगे बढ़ने क्रम में कुछ और चीजों को लेकर चर्चा करते हैं, जिसमें हम बात करेंगे भौतिक विज्ञान को लेकर के। आज हम किसकी चर्चा करेंगे, भौतिक को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमको यही पढ़ना है और इसी को लेकर के हमको क्या करना, अध्ययन करना है। चलिए आते हैं। भौतिक जो होती है, भौतिक की जो इंग्लिश है, भौतिक को पहले समझिए, भौ और प्लस क्या है, इतिक है। भौतिक, भौ प्लस क्या है, इतिक है। यानी भौ मीन्स होता है क्या, नेत्र। क्या होता है बताओ, नेत्र होता है। क्या होता है, नेत्र होता है। भौ मीन्स क्या होता है, नेत्र होता है। और इतिक मीन्स होता है दिखाई देना होता है। क्या होता है, दिखाई देना होता है। ठीक है, यानी क्या है, जो हमारे द्वारा, हमारे बॉडी से या हमारे नेत्र द्वारा जो साक्षात क्या होता है, दिखाई देता है। हमारे शरीर में हमारे नेत्र द्वारा जो साक्षात दिखाई देता है वही भौतिक है। जितना दूर तक हम देख पाते हैं सब चीजें क्या है, भौतिक हैं। ठीक है, और भौतिक के साथ साथ अगर हम देखने की बात करें कि हमको जो चीज दिखाई देती है तो भौतिक है, तो प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या भौतिक है, क्या ऊर्जा भौतिक है, क्या ध्वनि भौतिक है। ऐसे न जाने हमारे सामने कितने क्वेश्चन बनेंगे, कितने प्रश्न बनेंगे। जो चीजें हम भौतिक को लेकर के जो बात करते हैं, यहां पर ये कहीं ना कहीं खंडित होता दिखाई देता है। ठीक है, यहां अगर देखा जाए प्रकाश, ऊर्जा और ध्वनि, ये जितनी भी चीजें हैं ये नॉट विजिबल है, ये इसको हम देख नहीं सकते। ठीक है तो अस्तित्व बिल्कुल है इसका, हम बोल रहे हैं, हमारी आवाज अभी कान तक पहुंच रही है, तो निश्चित है इसका अस्तित्व है, इसका अस्तित्व है, लेकिन इसको हम देख नहीं सकते। जब देख नहीं सकते तो इसे फिर फिजिक्स में अध्ययन क्यों करते हैं, भौतिक में अध्ययन क्यों करते हैं?
बाद में इसकी चीज का खंडन किया गया और बताया गया जिस चीज को हम क्या कर सकते हैं, अपने शरीर द्वारा क्या कर सके, फीलिंग कर सके, अपने शरीर द्वारा क्या कर सके, अनुभव कर सके, उन सभी चीजों को भी हम क्या करते हैं, भौतिक में पढ़ते हैं। क्योंकि यहां जो ऊर्जा है, ऊर्जा का संबंध पूरा किससे, भौतिक से है। किससे, भौतिक से। अच्छा, अब आगे बढ़े अगर हम बात करें तो भौतिक जो है, भौतिक जो शब्द बना है वो किससे बना है, फ्यूसिस से बना है। कैसे बना है, फ्यूसिस। फ्यूसिस मैंने भौतिक का जो मैंने शाब्दिक अर्थ था इसको हमने बता दिया। भौतिक का जो है शाब्दिक अर्थ था वो बता दिया हमने, इस प्रकार से होता है। अब फिजिक्स की जो भौतिक की जो इंग्लिश होती है वो फिजिक्स होती है, PHYSICS होता है। बहुत लोगों को यही नहीं पता होगा कि फिजिक्स की इंग्लिश क्या होती है, इसकी स्पेलिंग। ठीक है, बहुत लोगों को नहीं पता रहता है। हालांकि ऐसे लोग केवल इंटर पास होना जानते हैं और पास भी हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनका कोई लक्ष्य नहीं होता है। ठीक है, वो अर्थहीन प्राणी हैं, इस पृथ्वी पर तो हैं लेकिन बस आ गए, जन्म ले लिए हैं, बस इतना ही केवल उनका अस्तित्व है इस पृथ्वी पर। ठीक है, अच्छा यहां अगर बात करें हम तो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स जो शब्द बना है ये लैटिन शब्द फ्यूसिस से बना है। किससे बना है, फ्यूसिस से बना है। और फ्यूसिस का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब होता है प्रकृति होती है। क्या होती है बताइए, प्रकृति होती है। फ्यूसिस का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका मतलब क्या होता है, प्रकृति होती है, याद रखिएगा। और प्रकृति का संबंध किससे है, ऊर्जा से है। किससे बताओ, ऊर्जा से। प्रकृति का संबंध किससे है, ऊर्जा से। इसी प्रकृति को हम कहीं ना कहीं ईश्वर नाम देते हैं। क्या, और अगर देखा जाए प्रकृति का जो अभिव्यक्ति है, प्रकृति जो हमारे सामने प्रस्तुत हो रही है, प्रकृति को हम कैसे पहचानेंगे, जरा एक बार बैठिएगा और अपनी निगाहों को आसपास की वस्तुओं पर लगाइएगा जिसको आपने निर्माण नहीं किया है। ठीक है, आपने निर्माण नहीं किया है, जो हमने निर्माण नहीं किया है, जरा उस पर अपनी निगाह को एक बार दौड़ाइए। देखो, एक साइंस होने के नाते मैं आपको एक भावनात्मक रूप से वहां पर ले जाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप उसको थिंक करें, सोचें। आपने बाहर देखा तो एक वृक्ष को देखा, आपने अपने सामने अपने रिश्तेदारों को देखा, अपने सगे संबंधियों को देखा, आपने प्राणियों को देखा। तो आपने अगर एक कुत्ते को देखा आपने कहा वो प्रकृति है, आपने एक पौधे को देखा आपने कहा वो प्रकृति है। नहीं तो अगर हम इस पृथ्वी से सबको हटा दें, एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और सोच ले कि इस पृथ्वी पे कुछ नहीं है, अकेले हम हैं। अब बताओ प्रकृति तुम किसको कहोगे, प्रकृति किसको कहोगे? तो प्रकृति की जो अभिव्यक्ति है, प्रकृति को जो हम कहते हैं, प्रकृति किसे कहते हैं, प्रकृति किसको हम कहते हैं, थोड़ा इस चीज को ध्यान दीजिएगा। प्रकृति हम किसको कहते हैं? प्रकृति की जो अभिव्यक्ति है वो ओनली दो चीजों से है। प्रकृति की अभिव्यक्ति केवल दो चीजों से है, और वो पहला चीज जो होता है वो है द्रव्य, और दूसरा चीज क्या है, ऊर्जा। याद रखिएगा, पहला चीज क्या है, द्रव्य है, और दूसरा चीज बताओ क्या है, ऊर्जा। और द्रव्य और ऊर्जा दोनों मिल करके ही क्या निर्माण करते हैं बताइए, प्रकृति का निर्माण करते हैं। एकदम फैक्ट चीजें याद रखिएगा इस चीज को कि हमारे जो फ्यूसिस है, फ्यूसिस का संबंध प्रकृति से है, और प्रकृति की जो अभिव्यक्ति है, प्रकृति को जिससे हम उसको अभिव्यक्त करते हैं, जिसका निर्माण हमने नहीं किया है, उसका अगर देखा जाए तो उसमें कौन है, एक द्रव्य है और दूसरा कौन है, ऊर्जा है। द्रव्य और ऊर्जा दोनों के कॉम्प्लेक्स रूप को ही हम क्या कहते हैं, प्रकृति कहते हैं। चाहे वो अगर हम पौधे को देखते हैं तो पौधा ऑलरेडी अपने में क्या है, एक पदार्थ है, उसका क्या है, एक निर्माण हुआ है, किसी ने बनाया होगा, हमने उस चीज को नहीं बनाया, हमने केवल भौतिक परिवर्तन किया। पेड़ को था उसको काट करके हमने बेंच बना दिया, पेड़ था उसको काट करके हमने कुर्सी बना दिया। तो पेड़ है, लकड़ी वही है, लेकिन उसमें हमने क्या किया, भौतिक परिवर्तन किया। बोलिए हम भौतिक परिवर्तन कर सकते हैं प्रकृति का, लेकिन प्रकृति को हम नष्ट नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम भी स्वयं प्रकृति हैं। अगर हम भी स्वयं प्रकृति हैं तो एक प्रकृति ही प्रकृति को कैसे नष्ट कर सकती, थोड़ा सा इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो हमने बताया क्या कि अगर हमारा शरीर है, अपने आप को प्रकृति मान रहे हो, तो हमारे शरीर में दो चीजें हैं, एक हमारा पूरे शरीर का ढांचा जिससे हम क्या कहेंगे, द्रव्य कहेंगे या पदार्थ कहेंगे, और उसके अंदर विद्यमान जो ऊर्जा है जिससे हम क्या है, जिंदा है।
तो दो ही चीज तो हमारी बॉडी में है। ऐसे हम हर एक पिंड में, हर एक पदार्थ में, चाहे वो निर्जीव हो चाहे वो सजीव हो, सब में उस चीज को हम देखने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो प्रकृति की अभिव्यक्ति, प्रकृति किसको कहेंगे हम, तो उसमें अगर देखा जाए तो उसमें दो चीजें आती हैं, द्रव्य और क्या आती हैं, ऊर्जा आती है। कहीं ना कहीं आपको पूरी तरह से क्लियर हो रहा होगा ये चीजें, ठीक है। हम आपको एक विज्ञान की भाषा में आपको वहां ले जाना चाहते हैं, एक मानसिक रूप से आपको उस चीज को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आखिर में वास्तव में है क्या, ठीक है। जो विज्ञान हम समझ रहे हैं, अभी तक हमने एलकेजी से लेकर के जहां से हमारा क्लास एक साइंस के रूप में स्टार्ट हुआ है, वहां से लेकर अब तक हमने विज्ञान को कितना समझा है, विज्ञान को हमने क्या समझा, भौतिक को हमने क्या समझा, केमिस्ट्री को हमने क्या समझा और जीव को हमने क्या समझा। कहीं ना कहीं हमने, अगर आज मैं बैठ करके इससे क्लास के माध्यम से या ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप पढ़ते हैं, थोड़ा सा अपने दिमाग को अध्ययन करते हैं, तो ऐसा लगता है कि अभी तक हमने जो पढ़ा वो हम दिशाहीन पढ़ाई किए। उसमें कहीं भी ऐसा नहीं आया कि मुझे कोई ये चीज बताए कि साइंस होता क्या है, कहां तक उसकी सीमा है, क्या उसकी कोई एक निश्चित बाउंड्री है, वो स्टार्ट हुआ कहां से है, स्टार्ट है कहां से। जिस चीज का प्रारंभ ही नहीं जानते आप, तो प्रारब्ध कैसे पा पाएंगे आप बताइए। अगर किसी भी चीज को अगर आपको पाना है तो पहले प्रारंभ को जानना पड़ेगा ना। आप वृक्ष है तो वृक्ष का जड़ आपको पता ही नहीं, तो ऊपर पत्ते पर आप पहुंच कैसे गए। पत्ते पर पहुंचने के लिए जड़ से चढ़ना पड़ेगा आपको ना, तो जड़ आप पाए ही नहीं है, उसके प्रारंभ को आपने देखा ही नहीं और प्रारब्ध को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, तो निश्चित है आप हमेशा क्या होंगे, भटकते रहेंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ें, चाहे कोई भी सब्जेक्ट दुनिया का हो, उसके प्रारंभ को आप जानना प्रारंभ करें कि मुझे है कहां से। अंडरस्टैंड, ये चीजें आपको स्पष्ट क्लियर हो रही होंगी। मैं आपको इस साइंस की दुनिया में ले जाना चाहता हूं, ठीक है। अच्छा, आते हैं, तो ये हुआ इतना कंप्लीटली रूप। तो अगर कहीं ना कहीं देखें हम, तो जो हमारा फिजिक्स है वो फिजिक्स प्रकृति का ही एक रूप है, एक प्रकृति की ही घटना है, और उसमें क्या विद्यमान है, ऊर्जा विद्यमान है। अब घटना क्या है, अब आप सुनिए बात को। प्राकृतिक घटना क्या है, प्राकृतिक घटना क्या है। अब मैं आपसे यहीं पे चर्चा करने जा रहा हूं, फिजिक्स को लेकर के थोड़ा सा गंभीर होकर जा रहा हूं। प्राकृतिक घटना क्या है? अरे भाई, प्राकृति माने क्या? फिजिक्स, और फिजिक्स माने क्या? ऊर्जा। जब हमारी प्रकृति में ऊर्जा का ही क्या होता है, बदलाव होता है। ऊर्जा में क्या होता है, कमी और ज्यादा होती है, या ऊर्जा में क्या होती है, विखंडन होती है। ऊर्जा में ही अगर परिवर्तन होता है तो हमारी भौतिक में भी, उस पिंड में भी क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। और उसी चीज को हम जानने की क्या करते हैं, इच्छा रखते हैं, और वैसी को हम जान नहीं पाते, क्योंकि परिवर्तन किस में हुआ था, ऊर्जा में हुआ था। और ऊर्जा जो एनर्जी है वो नॉट विजिबल है, उसको हम देख नहीं सकते, उसको पकड़ नहीं सकते, उसको रख नहीं सकते, उसका कोई रूप नहीं होता है। इसलिए जब हम ऊर्जा को नहीं जान पाते हैं तो उस पिंड में घटना कैसे हुई, उस पिंड में घटित घटना कैसे हुई, उस चीज को हम जान नहीं पाते हैं। और जब नहीं जान पाते हैं पूरी तरह से, तो सीधी सीधी क्या होती है, एक ही हमारे दिमाग से निकलता है शब्द, ये सूर्य क्या है, घटना है। क्योंकि हम उस ऊर्जा तक नहीं पहुंच सकते हैं, उस ऊर्जा को नहीं जान सकते हैं। जो चीज है तो विद्यमान, इस पृथ्वी पर विद्यमान है, हमारे अंदर है, हर एक पिंड के अंदर है, लेकिन हमारे शरीर में ऊर्जा का ही क्या होता है, अगर बदलाव होता है तो हमारे तबीयत में क्या होती है, गड़बड़ी आ जाती है। किसी पिंड का किसी पे भूकंप भूचाल अगर आता है तो पृथ्वी में क्या होता है, ऊर्जा का ही रिलीज जो होता है, उसमें बदलाव होता है, तभी भूकंप भूचाल आता है। सीधे कहते हैं प्राकृतिक घटना है। प्राकृतिक घटना क्यों है? प्राकृतिक मैंने क्या कहा, द्रव्य और ऊर्जा। हमारी पृथ्वी कौन है, द्रव्य है, और उसके अंदर जो ऊर्जाएं हैं, ऊर्जा के कारण हमारी पृथ्वी में क्या हुआ, थोड़ा सा परिवर्तन, हिल गई, कंपन कर गई, तो भूकंप आ गया, यानी प्राकृतिक घटना हो गई। आप एकदम बारीकी से देखने का प्रयास कीजिएगा, यानी ऊर्जा का ही सारा कुछ लेन देन है, सब कुछ इस पूरे ब्रह्मांड की अगर बात करें तो दैट्स कॉल्ड इंटरनल प्रोसेस इज इक्वल क्या होती है, एनर्जी। एनर्जी क्या है, हर एक पिंड की इंटरनल प्रोसेस है।
जब उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है, जब उसमें क्या होती है, कोई घटना घटित होती है, तभी जाकर के हम देखते हैं उस पिंड में भी क्या होता है, एक भौतिक परिवर्तन होता है और उसी भौतिक परिवर्तन को ही हम कह देते हैं ये प्राकृतिक घटना है। अंडरस्टैंड? क्योंकि हम उस चीज को वहां तक नहीं पहुंच सकते, उस चीज को हम नहीं देख सकते। अनुभव किया है साइंस को मैंने जिस प्रकार से जीवन में अनुभव किया है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, उस अनुभव को आपके सामने क्या शेयर कर रहा हूं। क्योंकि आप भी तो एक साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हमारे आप में क्या डिफरेंट है? बस इतना डिफरेंट है कि मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, किसी दिन आप भी तो पढ़ा सकते हैं। तो मेरा मतलब यह है कि जितनी भी जानकारी मैं दे रहा हूं उस चीज को रखने का प्रयास करें। तो प्राकृतिक घटना अगर होती है तो हम क्या करते हैं, जानने की इच्छा रखते हैं। यानी हमारे अंदर क्या होती है, विज्ञान की एक घटना आती है। और कौन सी विज्ञान? हालांकि घटना किसमें हुई है, प्रकृति में हुई है। तो प्रकृति में जब घटना हो रही है तो उसका संबंध किससे हो जाता है? भौतिक से हो जाता है। यानी जब भी प्राकृतिक घटना घटेगी तो प्राकृतिक घटना घटेगी तो उसको हम जानने की इच्छा रखेंगे, और जब जानने की इच्छा रखेंगे तो एक शब्द आएगा, उसका नाम क्या है? विज्ञान है। और जब ये प्राकृतिक घटना हम जानने की इच्छा रख रहे हैं तो ये प्राकृतिक का संबंध किससे? भौतिक से है। इसलिए हम भौतिक विज्ञान को क्या है, जानने की इच्छा रखते हैं। यानी भौतिक अलग है और विज्ञान अलग है। विज्ञान भौतिक से तब लगेगा जब उस घटना को हम क्या करेंगे, जानने के प्रयास करेंगे। भौतिक विज्ञान नहीं होता है। प्रकृति में होने वाली घटनाओं को जब हम जानने की इच्छा रखते हैं, प्रकृति में होने वाली घटनाओं को जब हम जानने की इच्छा रखते हैं तो वही इच्छा ही, वही जिज्ञासा ही भौतिक विज्ञान कहती है। क्योंकि ये प्रकृति मतलब प्राकृतिक मतलब भौतिक हुआ, घटना को हमने जानने की इच्छा रखा तो विज्ञान हुआ। तो इसी प्राकृतिक घटना में ही हम भौतिक विज्ञान के स्वरूप को हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या होगी? भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या हो जाएगी? हो जाएगी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा। क्या होता है? प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें ऊर्जा तथा उनकी विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है। उनके विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब यहां आपका पूरी परिभाषा हो गई और पूरा आपको समझ में आया होगा। क्या इतना सबको समझ में आया? एक बार कमेंट करें। बहुत सारी पॉइंट को हमने दे दिया है। अब इतना तो गंभीर होकर के अगर देखा जाए तो आप लोगों को किसी भी यूट्यूब चैनल पे चीज़ें नहीं मिलेंगी। हमारा जहाँ तक ये चीज़ मानना है कि कहीं भी ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, एकदम धैर्य होकर के पढ़ाई कीजिए और एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़ाई कीजिए। मैं वो सब कुछ देने जा रहा हूँ जो शायद कोई भी चैनल वाला नहीं देगा आपको। तो ऑफलाइन के साथ साथ जब ऑनलाइन पढ़ते हैं तो मज़ा ही आ जाता है। ठीक है, इसलिए आप दोनों का आनंद लीजिए। आप लोगों को अगर शौक लग रहा है कि ऑनलाइन पढ़ना है तो आप यहाँ से जुड़ करके आप ऑनलाइन का भी शौक पूरा कर ले रहे हैं, और ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑफलाइन का भी शौक पूरा कर ले रहे हैं। दोनों का ही आप मिश्रण को देख रहे हैं तो वास्तव में एक आनंद सी क्या है, अनुभूत आप लोगों को हो रही होगी। चलिए आइए, ठीक है, कोई बात नहीं। जितने लोग जुड़ पा रहे हैं उतना ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको बहुत ज़्यादा उससे मतलब नहीं। जो देखिए, जो लोग पढ़ने वाले हैं उनमें कोई समस्या नहीं होगी। एक छात्र जो होता है एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, हर चीज़ को पढ़ने का प्रयास करता है। चलिए आते हैं। तो ये चीज़ें समझ में आपको आ गई होंगी। आगे चले तो ये आपकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा तथा उनके विभिन्न स्वरूपों का अध्ययन किया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? भौतिक विज्ञान कहते हैं। तो ये हमारा हुआ एक फ्यूसिस यानी भौतिक विज्ञान की एक हमने रूपरेखा आपके सामने रखी। इसलिए मैंने कहा कि जब आप किसी भी चीज़ के अतीत को जानेंगे, प्रारंभ को जानेंगे, तो आपका प्रारब्ध भी आता अच्छा होता है। जिसका प्रारंभ अच्छा होता है
उसका अंत भी क्या होता है, अच्छा होता है। इसलिए आप दोनों आते हैं और बात कर लेते हैं अब आगे हम अपने सिलेबस को लेकर के। अब हम बात करें अगर हम, तो मेरे पास जो सिलेबस इस समय है उसको लेकर चर्चा करते हैं। तो आशा है आपको भौतिक विज्ञान और विज्ञान की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हमारे पास जो सिलेबस है, सिलेबस को अगर देखा जाए तो एक बहुत ब्रॉड सिलेबस के रूप में आपके सामने आता है। ये है आपका ब्रॉड सिलेबस। ये जो है आपके सामने क्या है, एक ब्रॉड सिलेबस है, जिसको हम देखें तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट, इन दोनों को लेकर के हम बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में आपके कुल 12 चैप्टर हैं और सेकेंड पार्ट में कुल आपके 15 चैप्टर हैं, और 15-12 कुल मिलाकर कितना होता है, 27 चैप्टर। 27 चैप्टर आपको कंप्लीट जो है फिजिक्स में पढ़ने हैं, जिसमें कुछ आपके कटे हुए हैं, उसमें मैं बता दे रहा हूं। इसमें आपको रेडियो एक्टिविटी नहीं पढ़नी है, बकिया आपको इसमें मानवनेत्र नहीं पढ़ना है, बकिया सब आपको पढ़ना। लेकिन आप एक स्टूडेंट हैं, मतलब क्या है, साइंस के स्टूडेंट होने के नाते आपको मैं सब कुछ देने जा रहा हूं। ये चीजें हैं। तो जिसमें हमारा जो पहला चैप्टर है वो वैद्युत आवेश और क्षेत्र है, इसी को लेकर के आज मुझे चर्चा करनी है। ठीक है, थोड़ी सी लेक्चर लंबी होगी तो थोड़ा सा आप लोग अपने ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आते हैं। ये हमारे पास देख सकते हैं क्या है, एक आवेश का रूप है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। वायर है, वायर और यहां से यहां तक देख रहे हैं, इनके बीच में क्या है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कंप्लीटली जो है ऊर्जा है, यानी क्या है, एनर्जी है। इसी को हम क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। एनर्जी ही तो है हमारे जीवन में। मैंने शुरू से ही बताया कि एनर्जी ही सब कुछ होता है। एनर्जी ही इंटरनल प्रोसेस है। भौतिक में हम ऊर्जा के अलावा जो भी चीजों का अध्ययन करते हैं, चाहे वो एक्सेलरेशन है, त्वरण की बात करें, संवेग की बात करें, आवेग की बात करें, आवेश की बात करें, चुंबक की बात करें, लाइट की बात करें, कुछ भी XYZ आपके जो सिलेबस में है, अभी तक आप जो पढ़ते हुए आए हैं, वो टोटल का टोटल क्या है, एनर्जी ही तो है। जब एनर्जी का ही परिवर्तन होता है तो उसके अलग अलग क्या है, रूप बदल जाते हैं। हमारे शरीर में कहीं 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 50 न्यूटन, 100 न्यूटन का बल नहीं रखा हुआ है। हम जब किसी चीज को ऊर्जा, उसी ऊर्जा के माध्यम से, उसी एनर्जी के द्वारा किसी चीज में परिवर्तन कर देते हैं तो वही एनर्जी बल के रूप में कहलाई जाती है। किसी पिंड के में अगर गतिशील है, अगर उसमें हम उसी एनर्जी के द्वारा उसकी वेलोसिटी यानी क्या, उसके वेग में परिवर्तन कर देते हैं तो वही एक्सीलरेशन यानी त्वरण कहलाती है। तो ऊर्जा ही सब कुछ तो है। हमारे शरीर में सब कुछ वही है, हर एक पिंड में वही सब कुछ है। उसके बिना किसी भी चीज का अस्तित्व, किसी चीज का वजूद नहीं हो सकता। हम इस चीज को क्यों समझा रहे हैं आपको, क्योंकि मुझे आवेश पढ़ना है। और आवेश का जो निर्माण है, उसका निर्माण कहां से होगा, इसी एनर्जी से ही होगा। आपको तो पता है कि हार्स पावर की बात की गई है। 1 हार्स पावर इज इक्वल होता है 746 वाट होता है। क्या होता है बताइए, 746 वाट होता है। 1 हार्स पावर, एक अश्व शक्ति से बोलते हैं हिंदी में हम, एक अश्व शक्ति से इक्वल होता है 746 वाट होता है। मतलब क्या हुआ, एक घोड़े के अंदर 746 वाट की ऊर्जा है। अरे भाई, वाट को आपने लिया तो वाट का मतलब क्या, विद्युतीय ऊर्जा तो हुआ। हम बार बार अपने जीवन में ऊर्जा की तुलना का बात कहते हैं, लेकिन ऊर्जा को ही नहीं समझ पाते, क्योंकि ऊर्जा को हम देख नहीं सकते, उसको समझें कैसे। इसलिए उसको समझना अगर है, एनर्जी को समझना है, तो विज्ञान को समझना पड़ेगा पहले आपको। और विज्ञान को जिस दिन समझ गए उस दिन एनर्जी समझ गए, और जिस दिन एनर्जी आपने समझ लिया, पूरे ब्रह्मांड को समझ लिया फिर आपने, फिर आपको रह क्या गया। आइए, तो यहां जो बात होती है 746 वाट की जो ऊर्जा, आप लोग थोड़ा सा बीच में डिस्टर्ब करते हैं भाई, थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। आइए देखिएगा, तो हम जो बात करने जा रहे हैं उसमें बात करने जा रहे हैं आवेश को लेकर के। तो विद्युत आवेश की आज हमने जा रहे हैं चर्चा करने के लिए। विद्युत आवेश, विद्युत आवेश को लेकर चर्चा कर रहे हैं। विद्युत आवेश का जो सीधा संबंध है वो 3 साइंटिस्ट से होकर के जाता है, जिसमें पहले हैं कौन, थेल्स हैं,
दूसरे कौन है? गिलबर्ट है, और तीसरे जो हैं डॉक्टर फ्रैंकलिन है। डॉक्टर फ्रैंकलिन का जो पूरा नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन होता है। ठीक है। अगर थेल्स की बात करें तो थेल्स एक क्या है? यूनान के दार्शनिक हैं। यूनान के कौन है? दार्शनिक है। यूनान के दार्शनिक हैं। गिलबर्ट कौन है? ये इंग्लैंड के साइंटिस्ट हैं, इंग्लैंड के वैज्ञानिक हैं ये। और डॉक्टर फ्रैंकलिन जो हैं ये अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। ठीक है। ये तीन जो साइंटिस्ट का जो नाम आता है, एक जो है साइंटिस्ट की बात करें तो एक आपके सामने कौन आते हैं? थेल्स आते हैं। थेल्स जो है यूनान के दार्शनिक है। यूनान जो है आधुनिक क्या यूरोप में है। ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो यूनान में न जाने कितने फिलोसफर का जो है एक कहा जाए स्थान है, जिसमें आपको प्लूटो का नाम आता है, अरस्तु का नाम आता है, सुकरात का नाम आता है। ठीक है। इन सभी का नाम आता है। ठीक है। तो यहाँ जो है थेल्स की बात अगर हम करें तो थेल्स ने क्या कहा कि थेल्स एक फिलोसफर हैं, और फिलोसफर यानी क्या है? दृष्टिकोण। मतलब फिलॉसफी का मतलब होता है दर्शन, जो है दर्शन का मतलब होता है देखने का नजरिया। ठीक है। देखने का क्या है? नजरिया। किस प्रकार से हर एक चीज को आप देखते हैं, किस प्रकार से आपके देखने के प्रारूप हैं, ये चीजें कहीं ना कहीं हमारे जीवन में बहुत बड़ी मायने रखती हैं। हम अपने जीवन में क्या करते हैं? हर चीज को देखते चलते हैं, देखते चलते देखते चलते देखते चलते हैं। हमको क्या अच्छा लग रहा है? हमारा नेत्र जानते हो क्या है? अच्छा भी है और बुरा भी है। बस यूज करने के ऊपर है, हम नेत्र के अपने यूज कहाँ कर रहे हैं, किस रूप में कर रहे हैं। तो यहां जो बात हो रही है, दार्शनिक जो होता है वो कौन होता है? जैसे मान लीजिए हमारे भारत में कौन है? फाहियान आए, ह्वेंसान आए, बहुत सारे ऐसे दार्शनिक है। दर्शन का मतलब यहाँ की कोई भी जो होता है व्यक्ति होता है, उस समय की जो स्थिति होती है, राजनीतिक स्थिति, प्राकृतिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, धार्मिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, इन सब चीजों का क्या करता है? एक वर्णन करता है। और वर्णन जो करता है वही क्या होता है? दार्शनिक होता है। ठीक है। अपने दृष्टिकोण से, अपने नजरिए से। ठीक है। तो ये जो आपके दिखाई दे रहे हैं, तो यूनान के दार्शनिक थे कौन? थेल्स। यूनान के दार्शनिक थेल्स का मानना था कि जब अंबर नामक पदार्थ को क्या करते हैं बताओ? अंबर नामक जो होता है पदार्थ होता है, अंबर नामक पदार्थ को जब हम बिल्ली की खाल और क्या करते हैं? रोमेदार खाल से रगड़ते हैं। किससे रगड़ते हैं? बिल्ली की खाल हो या रोमेदार खाल, बिल्ली की खाल या रोमेदार खाल से हम क्या करते हैं? रगड़ते हैं। खाल या रोमेदार खाल या रोमेदार खाल से क्या करते हैं? जब इसको रगड़ते हैं तो उसमें जो होती है एक क्या है? ऊर्जा उत्पन्न होती है, या यूं कहा जाए वह छोटी और हल्की वस्तु को क्या कर लेती है? आकर्षित कर लेती है। छोटी तथा क्या होती है? हल्की वस्तु को क्या कर लेती है? आकर्षित कर लेती है। हल्की का मतलब ये हुआ, अपने बाल में क्या करेंगे आप? पेन को रगड़ेंगे। कंघी को आप देखेंगे, जैसे आपका अप्रैल मई का महीना आएगा, कपड़ों से देखेंगे चटचटाहट की आवाज आती है। नायलॉन जो कपड़े होते हैं उसको रगड़ेंगे तो उसमें चिंगारी की आवाज, मतलब इस प्रकार से तमाम चीजें आपको जितने जीवन में दिखाई देती हैं। तो आखिर में वो चीज है क्या? हम देखेंगे कुर्सी के सामने एक प्लास्टिक कुर्सी है या फिर कोई भी चीजें हैं, टीवी स्क्रीन है, तो उसके सामने अपने हाथ को ले आते हैं तो रोम पुटिकाएं क्या होती हैं? वहां खड़ी हो जाते हैं। रोम हमारे क्या होते हैं? खड़े हो जाते हैं। तो इसका रीजन क्या है? इस चीज को समझना पड़ेगा आपको। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हम किसी अंबर नामक पदार्थ को क्या करते हैं? बिल्ली की खाल या रोमेदार खाल से क्या करते? रगड़ते हैं, तो वह छोटी हल्की वस्तु क्या कर लेती है? अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। इन छोटी सी पंक्ति को जो है थेल्स क्या किए? अपनी पुस्तक में विमोचन करके इस जगत से चले गए। ठीक है। या उनका और भी बहुत सारे बुक रहे होंगे, लेकिन उसमें छोटी सी पंक्ति में इसको उन्होंने दिया था। ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो उन पर अगर देखा जाए तो निगाह पड़ता है। थेल्स के बाद एक साइंटिस्ट आते हैं। थेल्स के बाद जो होते हैं, थेल्स की जो छोटी सी इस
पंक्ति की बात किया उन्होंने, उस पर आते हैं, उनका नाम है डॉक्टर गिलबर्ट। क्या नाम है? डॉक्टर गिलबर्ट हैं। और डॉक्टर गिलबर्ट क्या करते हैं, वो सन 1600 की बात है, सन 1600 की ईस्वी की बात है, जब भारत यहाँ पर लड़ाइयों से जूझ रहा था। यहाँ पर दूसरे का क्या था, शासन, सत्ता पूरी तरह से क्या थी, दूसरे के हाथ में थी। सत्ता किसके हाथ में थी? दूसरे के हाथ में थी। इसलिए अगर देखा जाए तो वहाँ पर कहीं ना कहीं जो है आपको ये चीजें मालूम होती हैं कि डॉक्टर गिलबर्ट सन 1600 ईस्वी में क्या किए, इनकी थेल्स की छोटी सी पंक्ति पर क्या है, ध्यान देना प्रारंभ किया। क्या था में ये चीज हुआ क्यों? तो थेल्स ने क्या किया, एक नहीं कई पदार्थ लिया था, जिसमें आपका लाख था और क्या था, गंधक था और क्या था, कांच था, ठीक है, और क्या था, एबोनाइट था, एबोनाइट याद रखिएगा, एबोनाइट था, ठीक है, और क्या था, आप मुझसे कहते हैं। ये सब जो पदार्थों को लेकर के क्या है, आपस में फ्रिक्शन किया, घर्षण किया, तो देखा छोटी हल्की वस्तु क्या है, आकर्षित हो जाती है। आश्चर्यचकित रह गई है। आश्चर्यचकित रह गए तो ऐसी स्थिति में उन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जब हम किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें एक प्रकार की क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है? एक प्रकार की ऊर्जा निकलती है। और यही ऊर्जा क्या होती है, उन छोटी और हल्की वस्तु को अपनी ओर क्या कर लेती है, आकर्षित कर लेती है। उसी ऊर्जा का नाम उन्होंने क्या रखा, आवेश रख दिया। क्या रखा? आवेश रखा। तो अगर यहाँ बात करें हम, तो इनकी परिभाषा की अगर बात करें तो परिभाषा लिखना है नहीं, बस केवल इतना ध्यान दीजिएगा कि गिलबर्ट ने क्या देखा, जब उन्होंने कई पदार्थों को लेकर के आपस में फ्रिक्शन किया और फ्रिक्शन करने के पश्चात जब वो छोटी और हल्की वस्तु के पास उसको ले जाते हैं तो वहां देखते हैं कि उनमें जो होती है वो छोटी हल्की वस्तु को आकर्षित करने गुरुत्व पहुंच जाता है। और इसी आधार पर उन्होंने बताया कि जब हम किन्हीं दो वस्तुओं को या दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो उसमें एक प्रकार की ऊर्जा निकलती है, जिसे हम क्या है, आवेश कहते हैं। आवेश जो होता है एक ऐसी ऊर्जा है, एक ऐसी एनर्जी है जो हम किसी भी पिंड पर प्रतिकूल कार्य करके क्या है, प्राप्त करते हैं। कभी भी उसे अनुकूल कार्य करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस ब्रह्मांड में, इस जगत में, उस पूरे विश्व में हर जगह क्या है, हर एक पिंड में क्या है, एनर्जी है। और वह एनर्जी अगर है तो उसकी खुद की इंटरनल एनर्जी है। अगर उसको हमको आवेश के रूप में प्राप्त करना है तो उस पर कुछ ना कुछ हमको प्रतिकूल कार्य करना पड़ेगा। जैसे अगर हम देखें तो हमारी बॉडी में भी क्या है, क्रोध अचानक आता है। क्रोध अचानक तब आएगा, हमारी बॉडी में क्रोध क्या है, ऊर्जा ही तो है। आखिर में वो अचानक क्यों आ रहा है, उसका आने का रीजन यही है कि हमारे अनुकूल कोई भी कार्य जब नहीं होता है तब हमारे शरीर में क्या आता है, क्रोध आता है। और वह जो क्रोध आ रहा है वो क्या है, हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा एनर्जी है। वह एक्स्ट्रा एनर्जी क्या उत्पन्न करती है, जब हमारे अनुकूल वह चीज हो नहीं हो पाता। इसलिए अगर बात करना चाहता हूं मैं कि अगर आपको याद रखना चाहिए कि अगर हमारी बॉडी में चार्ज अगर होती है, आवेश अगर आता है, क्रोध अगर आता है, तो प्रतिकूल प्रभाव से आता है, ना कि अनुकूल प्रभाव से आएगा। इसलिए कहा गया है कि जैसे मान लीजिए अचानक में कोई झगड़ा होता है आपसे, कहीं भी किसी चीज की दिक्कतें आती हैं, तो कहते हैं लोग, बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि ये लड़का आवेश में आ गया था। आवेश मतलब क्या, आपके अनुकूल। देखो हमारे जीवन में यही चीजें सब हैं, यही चीज जो है यहाँ का, जो हमारी बॉडी में नेगेटिविटी एनर्जी का संचार करती हैं। क्रोध ही तो है हमारी बॉडी में क्या नेगेटिविटी एनर्जी का संचार करती है। क्यों नेगेटिविटी? क्योंकि देखो ध्यान से, हमारी बॉडी में जो एनर्जी, जो ऊर्जा है, वो एनर्जी कहाँ है बताओ, एक नाभिक में विद्यमान होगा। एक नाभिक में क्या होगा, विद्यमान होगा। अब इस नाभिक में जो विद्यमान एनर्जी है वो कौन सी एनर्जी, एकदम स्टेबल एनर्जी है, यानी क्या, अस्थायी ऊर्जा है। कैसी ऊर्जा है, अस्थायी ऊर्जा है, एकदम स्टेबल एनर्जी है। अब इस एनर्जी को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी लगाना पड़ेगा। हमको इस एनर्जी को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एनर्जी निकालना पड़ेगा। जो, सुनिए बात को, जो क्या है, यह जो एनर्जी निकाल रहे हैं आप, जो एक्स्ट्रा एनर्जी निकालना पड़ेगा, निकलना नहीं चाहती थी, अपने स्थान पर थी वो। अब बाहर जब निकाल रहे हैं आप, तो उसके लिए, निकालने के लिए एक एक्स्ट्रा एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर आना चाहिए। और वह एक्स्ट्रा एनर्जी तब आएगी जब हमारे शरीर में नेगेटिविटी का संचार होगा। वो नकारात्मक ऊर्जा हमारी बॉडी में आती है, याद रखिएगा। जब बाहर से कहीं से हमारे शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, तब यह ऊर्जा क्या होता है, बाहर निकलना प्रारंभ होता है। और ये कौन सी एनर्जी थी, स्टेबल एनर्जी थी। और स्टेबल एनर्जी हो एनर्जी को हम बाहर निकाल रहे हैं, जबरदस्ती बाहर निकाल रहे हैं।
और जब जबरदस्ती बाहर निकालेंगे जो कि आवेश के रूप में आपके हमारे सामने आ रहा है, तो निश्चित है हमारे न्यूक्लियस से निकली जो एनर्जी होगी, एक्स्ट्रा जो एनर्जी होगी, वह एनर्जी क्या हमारी बॉडी को क्या करेगी, थकावट उत्पन्न करेगी। जब हमारी बॉडी में एनर्जी निकल जाती है तो फिर नकारात्मक ऊर्जा उसकी बॉडी उसके स्थान पे क्या आ जाती है, और जब नकारात्मक ऊर्जा उसके स्थान पे आएगी तो हमको हर एक चीज क्या होगी, हर एक चीज क्या होगी, अच्छी भी चीज क्या होती बुरी लगती है। और क्या होता है, व्यक्ति अपने क्रोध में पागल होते हुए और ज्यादा क्रोध करना क्या करता है, प्रारंभ करता है, क्योंकि हमारे शरीर में क्या नकारात्मक ऊर्जा का संसार हो गया है। ये चीजें हमारे शरीर में क्या होती है, लगातार होती रहती है। यही है आवेश। तो हम जो बात करना चाहते थे ये की क्या है, ऊर्जा है। तो ऊर्जा की अगर बात करें तो इस पर सबसे पहला सिद्धांत अगर देता है देखा जाए तो जो आवेश की चर्चा हुई, आवेश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। आशा है आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। पूरे विज्ञान का जो पार्ट है वो क्या है, हर चीज को आपको समझ में आया होगा। तो यहां देखें तो ऊर्जा क्या है, ऊर्जा अगर देखा जाए तो आवेश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। और यह तब प्राप्त होगी जब हम किसी चीज के क्या है, प्रतिकूल कार्य करते हैं। कैसे करते हैं, प्रतिकूल कार्य करते हैं। प्रतिकूल कार्य करते हैं, अनुकूल कार्य से कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। अब इसके बाद देखा जाए तो ऊर्जा को बांटने वाले, इन्हें टू पार्ट में डिवाइड करने वाले, चार्ज को टू पार्ट में डिवाइड करने वाले कौन थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव की बात। पॉजिटिव एंड नेगेटिव की अगर बात करें हम तो इसमें टू टाइप आते हैं, उनका नाम कौन है, फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया, इसको टू टाइप क्या बांटने का प्रयास किया। क्या क्लास को ही रोक दे कि आगे बढ़े। एक घंटे क्लास हो गया है, आगे चले। तो आज का जो क्लास है यहीं पे हम रोकते हैं और डॉक्टर बेंजामिन फ्रैंकलिन को जो चर्चा है उनके ऐतिहासिक प्रारूप को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। और कल का जो क्लास होगा अच्छा होगा। और अब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, अपने चैप्टर में क्या है प्रवेश इंटर करने का प्रयास करेंगे। हमारा आज का पहला चैप्टर था, हमने विज्ञान के विषय में थोड़ा सा बताया और विज्ञान को लेकर के हमने क्या किया, चर्चा किया। ठीक है, आशा है आज का वीडियो आपको यहीं तक क्लास आने देते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा हुआ तो काफ़ी लंबा होगा, बाद में इसको अगर रिवीजन भी करना चाहते हैं दोहराने में दिक्कत होगी। तो आज का क्लास कैसा लगा इस चीज़ को आप बताएं। और आज हम थोड़ा सा अपने चर्चा क्या है फिजिक्स के विषय में थोड़ा चर्चा करना चाहते थे, हो गया। अब इधर हम थोड़ा सा स्पीड पकड़ेंगे और स्पीड के साथ क्या है चलना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, पढ़ाई करें, एक लक्ष्य बनाएं और अपने जीवन में लक्ष्य जरूर बनाएं, क्योंकि एक लक्ष्यहीन जो व्यक्ति होता है वो अर्थहीन होता है। ना तो उसका कोई दिशा होती है, ना तो कोई उसकी दशा होती है, क्योंकि पूजा उसी को जाता है जो गतिशील होता है और जो अपने लक्ष्य को क्या है प्राप्त करने के लिए हमेशा और हमेशा क्या होता है, अग्रसर रहता है। ठीक है, तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि आप ही के माध्यम से ये वीडियो क्या है, हमारा जो चैनल है ये ग्रो हो सकता है। और आप दूसरे के साथ क्या है इसको शेयर कर सकते हैं, बांट सकते हैं अच्छी तरह से। तो आशा है सब कुछ आपको ठीक होगा। तो ऐसे ही वीडियो आपके बनते रहेंगे, चलते रहेंगे, क्लास चलते रहेंगे। तो आज का क्लास फिजिक्स है, कल का क्लास देखा जाएगा। और फिलहाल धीरे धीरे हम क्या आगे बढ़ेंगे और आने वाले टाइम में 8 मार्च के बाद जैसे ही बोर्ड पेपर खत्म होता है उसके बाद में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायो तीनों क्लास को साथ में लेकर के हम चलेंगे और तीनों क्लास को आपको देंगे। ठीक है, तो चलते हैं और आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ संध्या और शुभ रात्रि। धन्यवाद।